And now, please put your hands together for Pankaj Tripathi, a recipient of the National Award on 2 occasions. With his acting prowess, Pankaj Tripathi foray in noteworthy movies and digital space has always created a long-lasting impact on our minds. I request Mr. Mayur to please start the session. थैंक यू वेरी मच. आइडियली पंकज त्रिपाठी और ऑडियंस के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि हर फिल्म में एक डायरेक्टर होता है तो हर कॉन्वर्सेशन में एक मॉडरेटर भी होता है. एंड ये एक मास्टर क्लास है एक्टिंग की, और एक रिक्वेस्ट मैं एक ही व्यक्ति के साथ कर सकता हूँ कि ये मास्टर क्लास ज़िंदगी की भी बन जाए. बिकॉज एट सम लेवल ज़िंदगी और एक्टिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सिमिलर है, इन द सेंस कि इस वक्त मैं एक इंटरव्यूअर का रोल प्ले कर रहा हूँ, आप इंटरव्यूई का किरदार प्ले कर रहे हैं. कुछ देर बाद अगर कुछ दोस्त आएंगे तो आपके किरदार बदल जाएंगे. पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक मंच है. क्या आपको सच में लगता है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मंच ही है और हम सब किरदार प्ले कर रहे हैं, और टाइम के साथ बदलता रहता है किरदार, लोकेशन के साथ बदलता रहता है किरदार, जहाँ जिसके साथ हैं हम वो भी बदलता रहता है? जी बिल्कुल. वेलकम, नमस्ते आप सभी को. बहुत अच्छी बात कही मयंक आपने कि ये दुनिया एक रंगमंच है. शेक्सपियर जी की बात एकदम अक्षरशः सत्य है. हम लाइफ में मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने किरदार मेरे चल रहे हैं जीवन में. एक पति का, एक पिता का, एक पुत्र का, कहीं दोस्त का, कहीं प्रोड्यूसर के साथ अभिनेता का, कभी डायरेक्टर के साथ अभिनेता का. तो लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ, और उसमें हायरार्की अलग अलग है. पिता के सामने जाते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, और पुत्री के साथ, बेटी के पास पहुंचते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, मैं पिता के रोल में आ जाता हूँ. तो इसलिए अभिनय जो है बहुत आसान चीज लगती है हर किसी को कि यार हम लाइफ में तो यही करते हैं, ये सारे किरदार हो गए, उसके बाद अब आ जाइए इमोशंस पे. हम गुस्सा होते हैं, हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, हम में ईर्ष्या है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं, हम में श्रृंगार है. तो ये सारे जो भाव हैं, 11 रस है, वो सब तो हम जीवन में करते ही हैं और है ही हमारे पास. और किरदार हम प्ले कर ही रहे हैं, पुत्र का, पिता का, दोस्त का, बिजनेसमैन का, असिस्टेंट का, बॉस का. अगर मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा जो असिस्टेंट है, तो मैं भी किसी का असिस्टेंट हूँ लाइफ में. डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, जब डायरेक्टर आता है तो हम अपने आप खड़े हो जाते हैं, नमस्ते सर आइए. तो किरदार हम लाइफ में प्ले कर रहे हैं, और सारे इमोशन भी हम जीवन में परफॉर्म कर रहे हैं. तो अभिनय तो आसान काम है, यही तो करना है. जी, जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं, और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके बीच में कम से कम 100 शेड होते हैं, और आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो अल्टीमेटली एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ. तो जब मुंबई में, मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे. उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी. कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया. तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग. फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं. वो सारे इमोशन से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं. एक चीज जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है. अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं हूँ. यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है. वो किस बात पे नाराज हो जाएगी, मेरी अपनी बेटी का पता है, लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है. तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है.
सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। अब क्या था सवाल आपका, मैं भूल जाता हूँ। मेरा सवाल तो आपने जवाब दे दिया उसका। नहीं, बट उसका और था आंसर कि क्या जो जो व्यक्ति जो किसी और की जिंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की जिंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस। अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ, मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊँ। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं है, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर है। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके कि क्या करें। मैं बोले यार, किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर करके आऊं फिर देखूं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो उस सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहां से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफी, करुणा, दया, इन चीजों की भूमिका ज्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है, आप सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों के इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं। पंकज जी, एक बात बताइए, रॉबर्ट De Niro साहब ने एक बार कहा कि I'd rather be more interesting actor than an interesting person। अगर कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो, does that make that person less likely to be a good actor? कोई इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो वो दूसरा व्यक्ति कैसे प्ले करेगा? हमारे टीचर कहा करते थे कि एक्टर जो है वो कच्ची मिट्टी होते हैं, और उनको अपना कच्चा मिट्टी समझ रहे हैं ना आप लोग, गीली मिट्टी, उसको शेप देना आसान होता है, लेकिन वो सूख जाए, पक जाए तो फिर शेप नहीं दिया जा सकता, देने जाएंगे तो टूट जाएगा। तो एक्टर की बॉडी भी और विचार भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि वो आसानी से मोल्ड कर सके अपने आप को। हम गुरु के पास जाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बना देगा, वो ग्लास बना देगा, वो पिकॉक बना देगा, अलग अलग शेप दिया जा सकता है। इसलिए एक्टिंग की ट्रेनिंग में फिजिकल फॉर्म की बड़ी भूमिका हो जाती है कि योग करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल हमें सुबह योगा कराते थे, 1 घंटे 8 से 9 योग की क्लास होती थी। उस समय हमें लगता था कि यार हम थोड़ी यहाँ सन्यासी बनने आए हैं, रोज रोज ये लोग योगा सिखा रहे हैं। बाद में समझ आया कि उसका पर्पस क्या था। उसकी शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है ब्रेन और बॉडी का सिंक होने के लिए। कि मैंने दिमाग से सोचा कि मैं एक फिजिकल उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक कैनाल है, गड्ढा है 5 फीट का, हम खड़ा हुए और हम तय करते हैं कि मैं जंप कर पाऊंगा या नहीं। हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ जंप कर लेंगे, इतना तो मैं कर ही लेता हूँ। बॉडी बोलती है कि नहीं दोस्त, गिर सकते हो तुम, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है शरीर का और दिमाग का। एक्टिंग यही काम है कि हम एक झूठी खबर देते हैं ब्रेन से बॉडी को कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, कि नकली बेटी जो है घर छोड़ के जा रही है, मालूम है कि नकली बेटी है, सुबह में मिली है, ठीक से पता भी नहीं है,
अब ब्रेन को हमने स्क्रिप्ट पढ़ के वो सूचना डाल दी कि भैया ये जा रही है, मुझे इमोशनल होना है। फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर जाएगी, विदा होगी तो क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी वो मैजिक इफ एक टर्म है एक्टिंग का कि यदि ऐसा होता, मैं अगर इस हालात में होता तो क्या होता। तो सब सोच साच के और वो सूचना हम शरीर को देते हैं, क्योंकि इमोट करना ना, इमोशन क्रिएट करना ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी का काम है। आंसू आंख से आता है, दिमाग से नहीं आता है, लेकिन उसमें दिमाग और आंखों का तारतम्यता, उनका कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में ये सच्ची खबर यहाँ प्रोसेस होकर मिलती है और बॉडी आपका रिएक्ट करता है। एक्टिंग में एक झूठी खबर को हमें बॉडी को देना है और चाहते हैं कि बॉडी करेक्ट वे में इमोट करे। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सवाल कुछ हो और कहीं और चला जाता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपका एडवांटेज है, बिकॉज हम सुनते रहते हैं, आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बट क्वेश्चन मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट था पंकज जी, इज ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं इतने सालों में, भारत में स्पेशली, जिनकी पर्सनैलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इनके मैनरिज्म्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग इनके मैनरिज्म्स को ही देखने जाते थे कि देवानंद किस तरह रहेंगे। वो देवानंद ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म हो, देवानंद देवानंद ही रहेंगे। नॉट सो मच दिलीप कुमार ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे और भी उदाहरण हैं ऐसे एक्टर्स। उनको स्टार कहा गया कि वो स्टार का एक मैनरिज्म है, उनके बाल भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, उस बाल को हेयर कट का नाम दिया जाएगा, पूरे देश में लोग वही संजय दत्त की हेयर कट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो स्टार और वो जो एक्टर का जो, एक तो पहले आप क्या समझते हैं इन दोनों के डिस्टिंक्शन पे, और सेकंड क्या वो एक जमाना था जो ऐसा होता था, और क्या वो जो स्टारडम है वो स्टार वाली एक्टिंग अब खत्म हो गई है या उतनी प्रचलित नहीं है? जी, वो उतनी उसका प्रचलन कम हुआ है। अब स्टार भी चाहते हैं कि मुझे एक्टर भी माना जाए, क्योंकि इंटरनेट ने आके पूरे ग्लोबल सिनेमा और ग्लोबल एक्टिंग को खोल दिया है। कोई भी गोवा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मुंबई में बैठा बच्चा दुनिया भर का सिनेमा देख सकता है, और वो फिर सोच सकता है कि यार ये हमारी एक्टिंग तो ऐसी है, इनकी एक्टिंग तो अलग है। तो वो टूटा है। बट अगेन वो कुछ मायने में है भी। अब आजकल मेरे साथ में सेट पे जाता हूँ तो मेरी आदत है कि मेरे बहुत सारे ह्यूमर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा तो कुछ हंसाएगा। तो मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं सर अपना वाला कुछ कर दो। तो मुझे लगता है अपना वाला कितना दिन करूंगा, मेरा एक्टर बोर हो जाएगा अपना वाला कर करके, हंसा हंसा के। आई नो कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑडियंस भी कई बार वो देखना चाहती है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आई है कि ये है तो ऐसा तो कुछ करेगा ही। वैसा ना करो तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिल्में नहीं चलती हैं, फिर एक्टर को लगता है अरे यार ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, जो माल बिक रहा है उसी को बेचो। कल हमारी फिल्म कड़क सिंह यहाँ स्क्रीन हुई कल रात को शाम में। उस फिल्म में जो मेरा बेस्ट सेलिंग पॉइंट है एक्टिंग का, जो बेस्ट सेलर आइटम है, माल है, वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि कड़क सिंह जैसी फिल्म मुझे वो छूट देती है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो वो नहीं डाला और देखा कि यार वो क्या वर्क कर रहा था, कल कर रहा था। तो हमारे जैसे एक्टर के पास अभी ये सहूलियत है कि हम बीच बीच में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने क्राफ्ट के साथ। अगर वो स्टारडम का दर्जा मिल जाए ना, तो हम अपने ही क्रिएट किए हुए एक ऑरा और एक मैनरिज्म में फंस जाते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक ट्रैप है वो, क्या इसको ट्रैप मानेंगे एक तरह से? ट्रैपिंग हो गया कि आप यस फंस गए, आप तो ट्रैपिंग हो गया कि आप अब जीवन में भी अपने एक्टिंग प्ले कर रहे हो। आप कई अभिनेता को देखोगे कि वो बहुत मुश्किल होगा फर्क करना कि उनका जीवन कब चल रहा है और एक्टिंग कब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज क्रिएट की। अब उस इमेज को कैरी करने के लिए वो हर जगह परेशान है, सिनेमा में भी, ऐसे इंटरेक्शन में भी, रील्स में भी। आजकल तो रील्स का बहुत चलन है। तो वो ट्रैप करती है वो चीज़ें। आपने अगर, और खासकर तब जब कुछ लार्जर देन लाइफ आपने क्रिएट कर ली हो, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। बतौर अभिनेता बड़ा ज़रूरी है हमें जीवित रहने के लिए, जीवित मतलब आर्टिस्टिक जीवित, कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। ठीक है, कई बार वो एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट होगा, आप आम सुधी दर्शक नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए, मेरे जैसे अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। पंकज जी, आप ऑफ कोर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और आपने अभी कहा भी कि ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई व्यक्ति में टैलेंट ना हो
क्या आप ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं किसी को एक्टिंग, या ये एक इनबॉर्न स्किल होती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होती है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या हम सब एक्टर बन सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग ले लें, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो या कहीं और से हो, या कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में संगीत है, कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में पेंटिंग की स्किल है या आर्ट है, कुछ लोगों में नहीं है? आप क्या बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड क्या बिना ट्रेनिंग का भी कोई एक्टर बन सकता है? जी जी बिल्कुल बन सकता है बिना ट्रेनिंग का भी, लेकिन ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रेनिंग हो सकता है सेट पे हो, डायरेक्टर्स के साथ हो, कि काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे, या अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं जो आसपास के कस्बे गाँव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे। और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि आप अपनी भाषा बोलिए। तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे, मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है, अगर मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूंगा तो मैं नकली लगूंगा, कि इतना जेन्युइन लग रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को खत्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहाँ की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूँ, क्योंकि ये रियल व्यक्ति है। तो ट्रेनिंग जरूरी है, और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब हो गया सर। कुछ और था उसमें मेरे और नहीं, मेरा ऑफ कोर्स पहला ये सवाल था कि क्या किसी से भी एक्टिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है, बट वो पत्थर है, वो बार बार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाया। जब तक उसको अपना रोल प्ले करना है ना, उस एक ट्राई आदिवासी व्यक्ति का जो मतदान करने आया है, उसको एक दिन आप दे दीजिए कि अब आपकी अर्बन पोस्टिंग हो गई है, आप भिलाई में बैंक कर्मचारी बन चुके हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसका तो ये कैसे करूं मैं। तो उसलिए आप अपने के बियॉन्ड, जब कोई और प्ले, कोई और इमोशंस प्ले करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। फर्स्ट टाइम जब आपने फेस किया कैमरा, पंकज जी, दिस आफ्टर यू फिनिश्ड ड्रामा स्कूल, क्या याद है वो मोमेंट? क्या शॉट था, क्या सीन था जब आपने पहली बार कैमरा के सामने आप आए? हाँ, मैं कैमरा देखा, फिल्म का कैमरा तो पहली बार मैं देख रहा था, तो उसका लेंस कुछ इतना बड़ा था, तो मुझे लगा नहीं, फिल्म का कैमरा तो बहुत बड़ा होता है। वो टेली लेंस लगाए थे, अब जाके समझ रहा हूँ कि वो कौन सा लेंस था। टेली लेंस की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं कैमरे को देखता रहा कि अच्छा इसमें कैप्चर होगा, ये कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं मार्ग कहाँ पहुँचना है। तो बोला आप यहाँ आइए, मैं बोलूँ यहाँ हूँ, अब मैं चलते चलते चल रहा हूँ, पर मैं नज़र है मेरी मार्ग पे पहुँच रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसा देख भी रहा हूँ कि मैं मार्ग पकड़ लूँ। बोला अरे नीचे क्यों देखे? मैं बोला आपने ही तो कहा था वहाँ आइए, तो मैं बिना देखे वहाँ कैसे आऊँगा? तो मुझे, क्योंकि मैं थिएटर किया था, थिएटर में मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, जोन होता है। एक लाइट वाइज हमने 9 डिवीजन में स्टेज को बांट दिया है कि उस जोन में है, अपर स्टेज में है, सेंटर स्टेज में, लोअर स्टेज में है। सिनेमा में तो एग्जैक्ट मार्क पे पहुंचना है, क्योंकि फोकस पुलर ने वहाँ का मेजरमेंट करके रखा है। तो मैं चलते शॉट में मैं चोरी करने लगा, मार्क मेरा किधर है? बोला नहीं, आपको देखना नहीं है, पहुंचना है। अब मैं परेशान कि बिना देखे कैसे पहुंचेंगे। करते करते अब आदत हो गई है कि एक बार कमरे में आते हैं और बिन बताए भी हाँ मार्क कहाँ है, अच्छा ठीक है चलो। तो अब हो गई। वो कौन सा सीन था, कौन सा शॉट था, कौन सी फिल्म? मेरे ख्याल से रन फिल्म का था, जो प्रगति मैदान में मैं विजय राज से मिलता हूँ। मेरी आवाज भी उसमें नहीं है, किसी और ने डब की है। अच्छा। हाँ, और क्रेडिट भी नहीं था मेरे नाम का कि मैं कौन आदमी हूँ, एक अननोन पर्सन लिखा हुआ है विकिपीडिया पे अभी हुआ। तो वो था, रन फिल्म थी, जीवा डायरेक्टर थे साउथ के ही, अब वो नहीं रहे। अभिषेक बच्चन थे उसमें। जी, अभिषेक जी थे, और विजय राज के साथ मेरा सीन था। वो भी बहुत कमाल है, जिस व्यक्ति ने वो कास्टिंग की थी, कल मुझे मिले थे श्याम सुंदर, ईफी में ही आए हुए थे कल। वो हमारे अब कड़क सिंह के को प्रोड्यूसर हैं। तो श्याम जी मिले थे, बोले याद है पंकज भाई 24 साल पहले मैंने आपको सिलेक्ट किया था। बोला सेलेक्ट किया बट नाम भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया। हाँ, तो वो तो जीवन की कहानी है कि कई बार क्रेडिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, एक क्रेडिट वहाँ लिखी जाती है।
83 अब कर रहे थे, 83 फिल्म हम लोग कर रहे थे। तो 83 चूंकि खेल के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर, तो जब स्पोर्ट्स का पार्ट शूट हो रहा था तो फिल्म कैमरे में भी फोकस बॉल के पीछे रहता है। बॉलर के हाथ में है तो बॉलर के पास, उसने फेंक दी तो कैमरा बैट्समैन पे चला गया, बैट्समैन में मारी तो बॉल जिधर भाग रहा है उस प्लेयर तक जाएगा। तो एक खिलाड़ी था हमारा, वो फील्डिंग में भी उसके पास कभी बॉल आए ही नहीं, 8 दिन हो गया तो परेशान, बोला यार मैं दूर कहीं खड़ा हूँ, मेरे पास कैमरा आ ही नहीं रहा है। तो मैं बोला इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रिकेट तो गेम है, बॉल को पीछे करेंगे, जहां जाएगा जो कैच लेगा उसका शॉट आएगा, तो ये नहीं है कि इसका एक दिखा दो। तो मैं बोला दोस्त बताओ 5-6 कैमरा सेटअप लगे हुए हैं और मेरे पास कभी मेरा शॉट नहीं आ रहा है। मैंने बोला एक और कैमरा लगा हुआ है जो ये 6 कैमरे को और पूरे ग्राउंड को ऊपर से देख रहा है, बर्ड आई व्यू, तो तू उस कैमरे के लिए कर ले एक्टिंग। ये बात महेश भट्ट साहब न्यूटन देखने के बाद मुझे कॉल किए और बोले कि पंकज मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है तुम्हें कि तुम कमाल थे फिल्म में, 3-4 जगह वाइड एंगल में आउट फोकस में थे, तुम बहुत पीछे खड़े थे और वहां भी तुम ट्रूथफुल थे, मैं आउट फोकस में तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था। तो ये बचा के रखना इस ट्रूथ को कि कैमरा हमसे बहुत दूर है तो चलो चोरी कर लेते हैं, नहीं, कहीं भी परफॉर्म करो, ट्रूथफुल रहो। और वो जादूगर चीज है ये कैमरा सर, ये टाइम और स्पेस को बिना जजमेंटल हुए कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो कैप्चर कर लेता है। ये जो मिड शॉट है, मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ चेहरे का शॉट नहीं है, आत्मा का शॉट है, आत्मा भी दिख जाती है। आपने कहा कि जीवन की कहानी, और ऑफ कोर्स आपकी जीवन की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, स्पेशली इस कमरे में जो हैं सब वाकिफ़ हैं आपके जीवन की कहानी से। ऑफ कोर्स आप मुंबई शहर आए, बर्तन और किताब लेकर आए और आपने एक्टिंग शुरू की। रन आपकी पहली फिल्म रही जहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि आप उस फिल्म में हैं। आपने इज़ इट ट्रू कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आप करते रहे जहाँ आप इंस्पेक्टर का किरदार प्ले करते थे, टू द पॉइंट कि आप यूनिफॉर्म लेके घूमते थे कि कोई फिर से बुला ले आपको पुलिस इंस्पेक्टर प्ले करने के लिए? हाँ, मुझे ये बात सही है, लगा कि यार ये छोटे मोटे किरदार में प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ना मैं अपना कॉस्ट्यूम खुद ही बना लूं। कि मैं इंस्पेक्टर है, मेरी कॉस्ट्यूम रेडी है, लाइनें तो पता ही है, मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा, बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। पुराने हिंदी सिनेमा में इंस्पेक्टर इतना ही करते थे ना। और फिर एक शॉट आता है वो यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी को यहाँ लाते हैं, तो मैं बड़ा सोचा कि ये शॉट कहाँ से इजाद हुआ होगा। तो कोई डायरेक्टर ने मिड शॉट लगाया होगा और एक्टर को बोला होगा कि हथकड़ी ऊपर लाके बोल ताकि मेरा फ्रेम में हथकड़ी आ जाए। तो ये ट्रेडमार्क बन गया। पुराने हिंदी सिनेमा में देखो तो हर फिल्म में हथकड़ी यहाँ लाता है, क्योंकि मिड शॉट है तो यू आर अंडर अरेस्ट। तो मैं बोला कि मैं मेरे पास वर्दी बना लेता हूँ, हथकड़ी नहीं रखूंगा, नहीं तो पुलिस पकड़ न लेगी तुम नकली पुलिस हो। बोलेंगे आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, लाइनें तो पता ही है, यूनिफॉर्म लेके आया हूँ तो बस करवा लो। अब शुरुआत में हम तो चाहते ही है ना कि कहीं से मौके मिले, क्योंकि आर्ट सेकेंडरी है, सर्वाइवल प्राइमरी है, कि हम जिएंगे इस शहर में टिक पाएंगे तभी तो हम आर्ट या कुछ बड़ा सपना देख पाएंगे। अगर ऐसी चलती रहती अगर आपकी ज़िंदगी पंकज जी, इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही किरदार मिलते रहते, क्या आप कभी किसी समय, मुझे तो नहीं लगता बट मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप कभी किसी समय फ्रस्ट्रेट होते कि यार ये क्या चल रहा है, इतने साल से मैं कुछ से कुछ किए जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स यू हैड सम ब्रेक्स की बात करेंगे, पर अगर ऐसे चलता रहता कि आप कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं, 5-6 टीवी सीरियल कर लिए, कुछ अनक्रेडिटेड वर्क भी चल रहा है, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट होते या नहीं होते? बड़ा मुश्किल है जेन्युइनली मुझे सोच पाना, क्योंकि लगभग 8 साल में 8 से 10 साल 2004 से लेकर 12 तक, 12 के बाद भी 16 तक चला। अब तो वसेपुर भी ऐसे ही चला। मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद कुछ हो गया, पर दरअसल हुआ कुछ नहीं था। तो 8 साल तक मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, ईमानदारी से लगे रहो, काम करते रहो अपनी क्राफ्ट पे। तो उन 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद अब 20 साल हो गए, अगर नेक्स्ट डिकेड में भी यही होती तो शायद हो जाता फ्रस्ट्रेट, पर 10-8 साल तक तो मैं नहीं हुआ था और मैं संतुष्ट व्यक्ति था। मतलब डेली सोप में जाके 1 हफ्ते के लिए इंस्पेक्टर बन के आ गया तो मुझे कभी नहीं ये गिल्टी होती थी घर आके कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ये करने आया हूँ।
मुझे तो कुछ और करना है। मैं कभी किसी रोल को मना नहीं किया। मेरे कई दोस्त थे, बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। सिर्फ एक बार मुश्किलात आई थी तो मैंने तय किया था, मैं मन में सोचा था एक लाइन प्रोड्यूसर को मना करने के पहले कि मैं गांव चला जाऊंगा, खेती कर लूंगा, आप ड्रामा मत करिए ज्यादा, कि मुझे नहीं करना है। बोला आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बोला हम बिल्कुल समझ रहे हैं, मेरे खेत हैं घर पे, वो खेती ही बचपन में करता था, वापिस चला जाऊंगा। पर वो फिर नहीं जाना पड़ा, वो मान गए लाइन प्रोड्यूसर। तो मैं नहीं हुआ और मुझे मालूम नहीं कि अगले नेक्स्ट डिकेड में मैं फ्रस्ट्रेट होता या नहीं।